भाभी, भाभी, माँ कहाँ है? मैंने पूरा घर छान मारा। ना ही भैया दिखाई दे रहे हैं, ना ही माँ दिखाई दे रही है। आप जानती हैं क्या, भैया और माँ कहाँ गए हैं? क्योंकि आज तो भैया की ऑफिस की छुट्टी है, फिर भी घर में दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे तेरे भाई और तेरी माँ, तू जान, कहाँ गए? तू तो ऐसे पूछ रही है जैसे मैं तेरी चौकीदार हूँ। मुझे तेरे सवालों का जवाब देने के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं है क्या? मुझे नहीं मालूम वे लोग कहाँ गए हैं। और तू मेरा ज़्यादा दिमाग मत खा, मुझे अपना काम करने दे। और हाँ, सुबह के नाश्ते के सारे बर्तन सिंक में पड़े हैं, उन्हें जल्दी से धोकर रख दे। कहकर रानी की भाभी नेहा नहाने के लिए बाथरूम चली गई। उसने रानी से ये भी नहीं पूछा कि तू कॉलेज गई थी तो वहाँ क्या हुआ और इतनी जल्दी कैसे आ गई। दरअसल उस दिन रानी के बीएड का फाइनल का रिजल्ट आया था, जिसमें वह अपने कॉलेज में टॉप की थी। उसे उच्च श्रेणी की छात्रा के रूप में नवाजा गया था और कॉलेज की तरफ से 1,21,000 रुपए का इनाम भी दिया गया था, जो प्रतिवर्ष हर टॉपर छात्र छात्रा को दिया जाता था। वही खुशखबरी रानी अपनी माँ और अपने भाई को सुनाना चाहती थी। वह अपनी भाभी को भी सुनाती, लेकिन उसकी भाभी तो उसके साथ कभी भी सीधे मुंह बात ही नहीं करती थी। इसलिए वह चाहकर भी अपने भाभी के साथ अपनी खुशी या गम बांट नहीं सकती थी, क्योंकि रानी की भाभी कम पढ़ी लिखी थी। इसलिए वो सोनम की पढ़ाई से जलती थी, क्योंकि उसके आस पड़ोस की कोई न कोई औरत उसके घर में आ ही जाती और अनजाने में ही सही, वे रानी की पढ़ाई को लेकर उसके तारीफों के पुल बांध ही देती, जो उसके भाभी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। अभी रानी 20 साल की उम्र की हो रही थी कि माया अपने पति की कान भरने लगी कि हमें अब रानी के हाथ पीले कर ही देने चाहिए, क्योंकि लड़कियां जैसे जैसे बड़ी होती जाती है कुछ ना कुछ गलत करने लगती है। अगर हमें बदनामी से बचना है तो रानी की शादी हमें जल्द ही जल्द कर देना चाहिए, क्योंकि माया नहीं चाहती थी कि रानी कभी भविष्य में उनसे बेहतर जिंदगी जिए। वो ये चाहती थी कि रानी हमेशा गरीब और भिखारियों की तरह जीवन जिए, हमेशा दूसरों के टुकड़ों पर जिए। वही रानी चाहती थी कि वह पढ़ लिख कर स्वयं के पैरों पर खड़ी हो जाए और स्वाभिमान की रोटी खाए, उसे दूसरों के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। तभी एक दिन रानी के भाई ने अपनी माँ गीता जी से कहा, माँ, अब रानी की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है, जवान लड़की को और कितनों दिनों तक घर में बैठा कर रखेंगे। कभी ऊंच नीच हुई तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? इसलिए मेरी बात मानो। माया ने एक लड़का देख रखा है, वो भले ही कम पढ़ा लिखा है, लेकिन रानी से शादी करने के लिए वे लोग तैयार हैं। दहेज में उन्हें कुछ नहीं चाहिए, और आप तो जानते ही हैं, अगर दूसरी जगह शादी करेंगे तो लड़के वाले दहेज में मोटी रकम मांगेंगे और हम तो उतना दे नहीं पाएंगे, क्योंकि आप तो अपनी बहू की आदत जानती ही हो। इसलिए मेरी बात मानो और रानी को जितना भी जल्दी हो सके शादी के लिए मना लो। ये कहकर माँ का बिना बात सुना ही गीता जी का बेटा अशोक वहां से चल गया। जब गीता जी ने वह सारी बातें अपनी बेटी रानी को बताया तो रानी अपनी आंखों में आंसू लिए बोली कि माँ, आप भैया को समझाओ ना, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे तो अपनी पैरों पर खड़ा होना है। काश कि पापा जिंदा होते तो आज मैं अपने भाई और भाभी पर बोझ नहीं बनती, कम से कम मुझे कुछ करने का मौका तो मिलता। प्लीज माँ, रानी अपनी माँ गीता जी से कहती है। गीता जी बोली, बेटा, अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, किस्मत के आगे किसी का जोर नहीं चलता। मैं भी तो तुम्हारे भाई पर ही निर्भर हूँ, तो मैं क्या कहूँ। और वैसे भी जवान ननद और बूढ़ी माँ भाई भाभी के कलेजे में कील की तरह चुभते हैं। उन्हें तो लगता होगा कि बस जल्दी से जल्दी इन दोनों से छुटकारा मिल जाए। अब मैं मर तो नहीं रही हूँ, तो वे लोग तुम्हारी शादी करके तुमसे छुटकारा पाना चाहते हैं। रानी बोली,
क्या मेरी जिंदगी के 2 साल भी नहीं मिल सकती माँ? भैया भाभी कभी मेरे पढ़ाई के बारे में नहीं सोचते। बस ये दोनों गैरों से यही पूछते रहते हैं कि शादी के लिए कैसा भी लड़का ढूंढ दो। ये क्या बात हुई? मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। इतना कहते कहते रानी रोने लगी। तभी उसकी भाभी माया वहां आ गई और बोली, इस महारानी के सपने तो देखो, कितने बड़े बड़े हैं। पहले नौकरी करेगी, फिर 2-3 साल बाद शादी करेगी। अब बूढ़ी होकर शादी करना है क्या? समाज वाले हमारा जीना हराम कर देंगे। पर इसे क्या? इसे तो हमारी परवाह ही नहीं है। बेटी की उम्र निकली जा रही है और उसे घर में बैठाने के सपने माँ भी साथ में देख रही है। सुनो रानी, नौकरी कोई ऐसे ही सड़क में पड़ी हुई नहीं मिलती, और अगर तुम्हारी ज्यादा उम्र हो जाएगी तो लड़का भी नहीं मिलेगा। और आप मम्मी जी, अपनी बेटी को समझाने की बजाय आप उसका साथ दे रही हैं। अपनी सास गीता जी की बात को सुने बिना ही माया अपनी पति अशोक से बोली, सुनो जी, 2-3 महीने में जल्दी से जल्दी मैंने जो लड़का देख रखा था उस लड़के से इसकी शादी निपटा दो, ताकि हमारी सर से बोझ उतरे। आगे भी हमारी जिंदगी में बहुत कुछ है। कब तक बहन को घर में बैठा कर रखोगे? वैसे भी आपकी माँ भी किसी बोझ से कम है क्या? अशोक कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप उसने हाँ में गर्दन हिला दी। रानी ने अपने भाई की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा और बोली, भैया, बड़ी मुश्किल से मैंने बीएड की पढ़ाई पूरी की है। यह डिग्री इतनी आसानी से नहीं मिलती भैया, और अब मैं नौकरी करना चाहती हूँ। अशोक बोला, रानी, तुमने अपने भाभी का फैसला सुन लिया ना? और वैसे भी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। अब अच्छा लड़का मिलना इतना मुश्किल है, और अगर मिल भी जाए तो वह दहेज बहुत मांगते हैं। अब जो भी लड़का मिलेगा उससे तुम्हारी शादी करके मैं भी इस बोझ से निपटना चाहता हूँ। तो रानी ने अपने भाई की तरफ देखा और बोली, भैया, आखिर आपको और भाभी को मैं और माँ बोझ क्यों लगते हैं? बस समय बीता और अशोक के किसी मित्र ने उसकी बहन के लिए एक रिश्ता सुझाया। उस रिश्ते के बारे में माया ने ही उसे बताया था कि वह अशोक से बोले। अशोक घर आकर अपने पत्नी से चर्चा किया और बोला, मुझे ये परिवार कुछ ठीक नहीं लग रहा है। माया बोली, आप भीना जी बेकार में चिंता कर रहे हैं। क्या हुआ अगर लड़का ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है? कम से कम अपनी छोटी सी दुकान से अपना घर का खर्चा तो चलाता है। और सबसे बड़ी बात, वे लोग दहेज नहीं मांग रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ, आंख मूंद कर हाँ कर दो और जाकर अपनी माँ और बहन को अपना फैसला सुना दो कि अब इसी लड़के से रानी की ये शादी करेंगे। अब आप सोच क्या रहे हैं? हमारे पास लाखों रुपए नहीं हैं जो आपकी बहन को दहेज देकर विदा करें। अपनी पत्नी की बात मानकर अशोक अपने माँ के पास गया और बोला, माँ, एक खुशखबरी है। रानी के लिए एक लड़का मिल गया है। हाँ, ज्यादा पैसे वाला नहीं है, पर अपनी उसकी एक दुकान है। घर में उसकी माँ और 2 बहनें हैं। रानी खुश रहेगी वहां पर। अब शादी की तैयारी करो। गीता जी बोली, अशोक, कैसा भाई है रे तू? तेरी एक ही बहन है, उसे भी कुएं में धक्का देगा क्या? कम से कम घर परिवार तो अच्छे से देख लेता। तेरी बहन अच्छी पढ़ी लिखी है, और मैंने सुना है कि लड़का बस 8वीं पास है। क्या उसके पास वह रह पाएगी? कैसा भाई है रे तू? पहले माँ और अब अपनी तेरी छोटी बहन ही तुझे बोझ लगने लगी। अशोक बोला, माँ, सिर्फ रानी और आप ही नहीं, बल्कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चे भी मेरी जिम्मेदारी हैं। मुझे उनका भी भविष्य देखना है। और अब जो भी पैसा है वो अगर मैं रानी की शादी में ही लगा दूंगा तो मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा? ये सोचा है आपने? और फिर मैं भी ज्यादा नहीं कमाता हूँ, और मुझे ये रिश्ता ठीक लग रहा है, और लड़के वालों को कोई मांग भी नहीं है, इसलिए मैं हाँ करके आया हूँ। तो आप अपनी बेटी के मुंह में इतना सवार्थी मत बनिए कि अपने बेटे और बहू के बारे में ध्यान ही ना रहे। रसोई में काम कर रहे रानी ये बात सुन लेती है और आकर कहती है, भैया, आप मेरे जीवन का फैसला करने जा रहे हैं और मुझसे एक बार पूछा तक नहीं। मेरी इच्छा और मेरी मर्जी का क्या कोई मोल नहीं है? क्या आपको भी मेरी नौकरी करने से दिक्कत है?
मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या आप लोगों पर इतनी बोझ बन गई हूँ कि मुझे मेरी जिंदगी के 2 साल भी आप लोग मुझे नहीं दे पा रहे हैं। मेरे पास डिग्री है और अगर मैं कमाऊंगी तो आपका ही तो हाथ बटाऊंगी। तभी माया आई और बोली, सुन रही हो इस लड़की की बातें? गज भर के जवान हो गई है इसकी। अब तो बस इस पर लगाम कसने की देर है, वरना जब हमारी हंसाई होगी देखना। अशोक बोला, बस अब और कुछ नहीं कहोगे रानी। मैं और तुम्हारे भाभी ने फैसला ले लिया है कि तुम्हारी शादी उसी लड़के से होगी और अब तुम्हें जो भी करना है अपने ससुराल में जाकर करना। हमारे सर से अब ये बोझ उतरने दो। रानी बोली, भैया आप मुझे बार बार बोझ कहकर क्यों संबोधित कर रहे हो? कल के दिन आपकी बेटी भी बड़ी होगी तो क्या वह आपके लिए भी बोझ होगी? उसकी शादी भी जल्दी ही बिना उसके मर्जी के आप लोग कर देंगे? हाँ, कर भी सकते हैं। जो अपनी बहन और माँ को बोझ समझे उसके लिए अपनी बेटी किसी बोझ से कम थोड़ी ना होगी। रानी कहती रही, पर उसके भैया भाभी बिना कुछ जवाब दिए वहां से चले गए। सच कहा है किसी ने, पिता ना हो और बूढ़ी माँ असहाय हो तो एक बहन अपनी भाई के लिए बोझ ही होती है। बहन अपने भाई के लिए होती है। आखिरकार भैया भाभी के दबाव में आकर रानी ने शादी के लिए हाँ कर दी और अपने सपनों को टूटता देख वह उस दिन बहुत रोई, मानो वो घर और घर वाले सभी पराए हो गए हो। पर आखिरकार उसकी शादी शुभम से हो ही गई। रानी विदा होकर शुभम के घर आई तो देखा वहां का माहौल तो एकदम ही अलग था। घर परिवार में पढ़ाई लिखाई से किसी को कोई भी लेना देना नहीं था। एक दिन जब रानी ने सवाल किया तो शुभम की माँ ने बोली, लड़की को ज्यादा पढ़ा लिखा कर क्या करना है? आखिरकार उसे चूल्हा ही तो संभालना है और तुम भी अपनी ज्ञान की बातें चूल्हे में डालो और घर बार संभालो। वैसे भी हमें पढ़ी लिखी बहू चाहिए ही नहीं थी, पर तुम तो हमारे शुभम को पसंद हो सो आ गई, इसलिए हमने भी हाँ कर दी, वरना लड़कियों की कोई कमी नहीं थी। शुक्ला जी की बात को सुनकर रानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी रही सही उम्मीद थी अब उसे जाती हुई नजर आ रही थी। अब तक उसे लग रहा था कि कम दहेज लिया है तो ये लोग खुले विचारों के होंगे और हो सकता है किसी कारण से शुभम की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई होगी। पर यहाँ का नज़ारा तो कुछ और ही था। ये तो वही बात हो गई कि आसमान से गिरे और खजूर पलट के। धीरे धीरे घर की हालत रानी के सामने आने लगी। एकमात्र उसका पति ही कमाने वाला था। उस घर में 2 ननद और एक सास थी। घर की हालत तो ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन रानी पढ़ी लिखी थी। उसने पहले घर की हालात का पूरा जायजा लिया और अपने हिसाब से चलाने लगी। सास शुक्ला जी जवान की तेज थी, पर अगर कोई प्यार से बात करे तो वह बात को समझती भी थी और शुभम भी कम ही बोलते थे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। रानी पढ़ी लिखी थी तो अपने दोनों ननद को पढ़ाई में मदद करती थी और पूरे घर की बागडोर उसने संभाल ली थी। कभी पति से भी यह शिकायत नहीं करती थी कि शादी के बाद तुमने मुझे घुमाने क्यों नहीं ले गई, जिसके कारण शुभम रानी की बहुत इज्जत करता था। समय बीतने लगा। शुरू शुरू में रानी ने सब कुछ समझा और फिर उसने एक दिन शुक्ला जी से कहा, मम्मी जी, अभी तो दोनों ननद छोटी हैं, कल दोनों स्कूल से कॉलेज जाएंगी, फिर उनकी शादी भी करनी होगी, तो जितने पैसे ये कमाते हैं उसमें घर का सब कुछ हो जाएगा। जितनी कमाई इनकी है उनसे बड़ी मुश्किल से घर चल पाता है और भविष्य के लिए कोई सेविंग हो ही नहीं रही है। जिंदगी की गाड़ी अगर एक पहिए पर ही चले तो सोचिए उस एक पहिए पर कितना बोझ बढ़ेगा। वहीं अगर 2 पहियों पर गाड़ी चले तो एक दूसरे का बोझ कम हो जाएगा और भविष्य के लिए भी पैसे जमा हो जाएंगे। अगर आपको या इनको अगर कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? शुक्ला जी थोड़ी देर चुप रही और सोचने लगी कि कहीं ना कहीं रानी की बात सही है। आखिर शुभम तो अपनी जिंदगी जी ही नहीं पा रहा है, कोई खुश नहीं है। शुक्ला जी ने कहा, बहू तुम कह तो ठीक रही हो। अब देखो ना, शुभम के पिताजी जब से गए हैं उस दोनों और मेरी जिम्मेदारी इस बेचारे के कंधे पे आ गई है। अब कोई दूसरा बेटा तो नहीं है जो हमारा सहारा बने। होता तो घर चलाने में आसानी होती। इतना कहते कहते शुक्ला जी की आंखें भर आई।
रानी बोली, मम्मी जी, जरूरी थोड़ी ही है कि दूसरा बेटा हो तभी अपनी भाई की मदद करे। और कहाँ लिखा है कि बेटा ही घर चलाता है? बेटी और बहू भी घर चला सकती है ना। अब देखो ना, मैंने भी बीएड की डिग्री ली हुई है। आप जानती हैं, मुझे भी स्कूल में अच्छी से अच्छी नौकरी मिल सकती है और मेरी पगार भी बहुत अच्छी होगी। सुबह जाऊंगी और दोपहर तक वापस आ जाऊंगी। अच्छा वर्तन आएगा तो घर को भी सहारा मिलेगा। मैं चाहती हूँ कि मेरे दोनों ननद का जीवन संवर जाए, और ये भी अकेले कितना कर पाएंगे। मुझे उनकी हालत को देखकर बहुत दुख होता है। रानी की बात सुनकर शुक्ला जी के दिमाग में धीरे धीरे बात बैठने लगी। उस वक्त वो कुछ नहीं बोली और गुस्सा भी नहीं हुई। अगले दिन शुक्ला जी की दोनों बेटियां स्कूल जा रही थी। तब शुक्ला जी की नज़र उनके बैग पर पड़ी, जो बुरी तरीके से फट चुके थे। शुक्ला जी ने कहा, अरे तुम लोगों ने बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे बैग फट गए हैं? तुम्हारे भैया नया लेकर ला देते। तब बेटी बोली, माँ, हमने भैया को बताया था, पर वो बोले अभी इसी से काम चला लो, अगले महीने थोड़े पैसे आ जाएंगे तो दिलवा देंगे। उस पर वो बोली, माँ, भैया हमेशा ऐसे ही करते हैं, हर ज़रूरत को अगले महीने पर टाल देते हैं। क्या उनके पास पैसे नहीं होते हैं? इतना कहते कहते दोनों बहनें उदास होकर स्कूल चली गई। दोनों बेटियों का उदास चेहरे को देखकर शुक्ला जी गंभीर हो गई और रानी की बातों पर सोचने लगी। शाम को जब हर कोई मौजूद था, तब शुक्ला जी सबके सामने रानी से बोली, बहू, क्या सच में तुम नौकरी करना चाहती हो? अगर तुम खुद नौकरी करना चाहती हो तो हमें कोई एतराज नहीं है, पर क्या घर और बाहर तुम दोनों संभाल पाओगी? वैसे तो घर संभालने में मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। जीवन की गाड़ी अगर सही चलने लगेगी तो शुभम का थोड़ा तो भार कम होगा। शुक्ला जी की बात को सुनकर रानी बहुत खुश हो गई। उन्हें गले से लगाकर रानी ने उनका आशीर्वाद लिया। अगले ही दिन अपने दस्तावेज लेने के लिए अपने मायके चली गई। इतने दिनों बाद रानी मायके आई थी, पर उसके भाभी के चेहरे पर जरा से भी खुशी नहीं थी। वह ताना मारने लगी, अरे क्या हुआ? ससुराल में मन नहीं लग रहा क्या, जो मायके चली आई? बड़ी मुश्किल से तो इस घर से बोझ को हटाया था। कहीं लड़ झगड़ कर यहाँ रहने तो नहीं आई हो? अगर ऐसा किया होगा तो भूल जाओ। रानी ने अपनी भाभी की बातों की कोई परवाह नहीं की और अपनी माँ गीता जी के पास गई और उनका आशीर्वाद लेते हुए बोली, माँ, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। मेरी सास मेरी नौकरी के लिए राजी हो गई है, तो मैं अपने मार्कशीट और सर्टिफिकेट और मेरी जो भी डिग्री है, मैं बस वही लेने आई हूँ। गीता जी बोली, मुझे बहुत खुशी हुई बेटा कि तुम्हारे जीवन की गाड़ी सही रास्ते पर चल पड़ी है। वो तो कुछ लोगों की आंखों में तुम चुभ रही थी और वह भी चाहते नहीं थे कि तुम नौकरी करो और अच्छी जिंदगी जियो, पर ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। उस पर माया बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी सास को तो पढ़ी लिखी बहू भी नहीं चाहिए थी, तो तुम्हारी नौकरी करने पर वह राजी कैसे हुई? जरूर तुमने लड़ाई झगड़े किए होंगे। रानी बोली, जो समझना चाहता है उसे ही बात समझ में आता है। यहाँ तो मैं कह कहकर थक गई थी, पर किसी ने मेरी बात नहीं समझी। अब ससुराल मेरा घर है और वो लोग मेरे अपने हैं, तो मैं अपने घर की बात अपने तक ही रखना चाहती हूँ। इतना कहकर रानी वहीं शांतिपूर्वक से अपना सामान लिया और अपने ससुराल के लिए जाने लगी। जाने से पहले वो माया से बोली, भाभी, आपने बहुत कोशिश की थी कि मेरी जिंदगी नरक बनाने की, पर मैंने भी ठान लिया था कि मैं अपनी जिंदगी संवारूंगी जरूर। इतनी मेहनत से दिन रात करके जो मैंने पढ़ाई की थी, उसे इस तरह से बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं अपने पैरों पर एक दिन जरूर खड़ी होकर दिखाऊंगी और उस दिन आपका चेहरा देखने के लायक होगा। भले ही मेरे भाई और आपने मुझे बोझ समझा, पर मेरा पति मुझे बोझ नहीं समझता। माया ने उत्सुकता से पूछा, वैसे तुम्हारी पगार कितनी होगी? रानी मुस्कुराकर बोली, अब कितनी भी पगार मिले वह आप लोगों के लिए नहीं होगी। अब मेरी सारी कमाई मेरे ससुराल वालों के लिए होगी। आपको तो एक रुपए भी मैं ना देखने दूं। यह कहकर रानी वहां से चली गई। कुछ दिनों की मेहनत और इंटरव्यू के बाद रानी को एक अच्छे स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई। अब रानी भी अच्छा खासा कमाने लगी,
तो घर की स्थिति भी सुधरने लगी और घर वालों की जरूरतें भी। शुभम इतने अच्छे थे कि रानी अपने आप को उसके करीब जाने से रोक भी ना पाई। फिर वक्त बीता, रानी का एक बेटा हुआ और धीरे धीरे उसका प्रमोशन होता गया। अब वह सीनियर टीचर बन गई। उनकी सहयोग और कड़ी मेहनत को देखते ही देखते रानी स्कूल की प्रिंसिपल बन गई। कुछ सालों बाद उसने अपने दोनों ननद का कॉलेज में दाखिला करवा दिया। धीरे धीरे उनकी पढ़ाई भी पूरी हो रही थी। इधर शुक्ला जी को अपनी बेटियों की शादी की चिंता सताने लगी। वह जल्दी से जल्दी दोनों की शादी कर देना चाहती थी। कुछ समय बाद रानी की मायके से खबर आई कि उसकी माँ गीता जी नहीं रही। उसके भाई अशोक का एक्सीडेंट में एक पैर कट जाने से उसे अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। उस खबर ने रानी को अंदर तक हिला कर रख दिया। उसने बेटी होने का फर्ज निभाया और भाई के कंधे से कंधे मिलाकर अपनी माँ की अंतिम क्रिया और भोज में सभी में बढ़ चढ़कर शामिल हुई। जब रानी वहां से जा रही थी तो अपने भाई और भाभी से बोली, भैया भाभी, आप लोगों ने तो मुझे बोझ समझा, पर मैं आपके बच्चों को बोझ नहीं समझूंगी। आपकी बेटी की पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा अब मैं उठाऊंगी। उसे अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़ाऊंगी ताकि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके। यह सुनते ही माया शर्म से जमीन में गड़ी जा रही थी। वह रानी के पैर पकड़कर बोली, रानी मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें हमेशा बोझ समझ रही थी। शादी भी जबरदस्ती करवा दी और आज तुमने मेरी बेटी के लिए इतना सोच रही हो। रानी बोली, भाभी, जो हुआ उसे भूल जाइए। अब तो माँ भी नहीं रही तो इस घर में मेरा आना जाना तो उतना हो नहीं सकता। तो बस आप भी अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोचिए और मुझसे जितना हो पाएगा मैं मदद जरूर करूंगी। इतना कहकर रानी वापस अपने ससुराल आ गई। समय बीतता गया। एक दिन शुक्ला जी बोली, शुभम, अब अपनी बहनों के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दो। रानी बोली, नहीं मम्मी जी, पहले दोनों अपनी पैरों पर खड़ी हो जाए, फिर जाकर उनकी शादी के बारे में सोचेंगे। शुक्ला जी ये बात मान नहीं रही थी। तब रानी बोली, मम्मी जी, मेरी ननंद मेरे लिए बोझ नहीं है जो मैं उनकी शादी करवा कर उनकी पल्ला झाड़ लूं। इनको मैंने अपनी छोटी बहन की तरह समझा है, इसलिए ये मेरी जिम्मेदारी है कि जब तक ये दोनों अपनी पैरों पर खड़ी ना हो जाए तब तक मैं इनकी जिम्मेदारी उठाऊंगी ताकि ये आगे चलकर अपनी बेहतर जिंदगी जी पाए। तो शुक्ला जी बोली, वो तो अपना ससुराल जाकर भी ये कर सकती हैं जैसे तुमने किया। तो रानी बोली, नहीं माँ जी, यहाँ आप मुझे माँ के रूप में मिली। आपने मेरी बात समझी, पर जरूरी तो नहीं है इन्हें अपने ससुराल में आप जैसी सास मिले। तो हम क्यों दूसरे के सहारे अपने सपने पूरे करें। इन्हें इतना मजबूत करके उनके घर भेजेंगे ताकि मुसीबत भी आ जाए तो ये पूरी तरीके से तैयार रहे और उसका सामना कर सके। जो दुख और ताने मैंने सहे हैं मैं इन लोगों को कभी नहीं सहने दूंगी। इतना कहते कहते रानी की आंखें भर आई। शुभम रानी के कंधे में हाथ रखकर बोला, रानी, मैं जानता हूँ तुम भाभी नहीं बल्कि इनकी बड़ी बहन होकर सोच रही हो। मुझे तुम पर गर्व है। बहुत अच्छा हुआ जो तुम मेरे जीवन में आई। अगर तुम न होती तो मेरी घर की स्थिति क्या से क्या हो जाती और ऐसी जिंदगी की तो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। पर सपने देखना तुमने हमें सिखाया है। शुक्ला जी आगे बढ़कर बोली, बहू, मैं तो भूल ही गई थी कि तुमने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया है। चलो ठीक है, अब जैसा तुम और शुभम चाहो वैसा ही होगा। अब जब तुमने अपनी ननदों को अपनी बहन ही मान लिया है तो तुम इनका भला ही सोचोगी। समय बीता। रानी ने अपने दोनों ननदों के साथ साथ अपनी भाई की बेटी की जिंदगी भी संवार दी। आज उसने एक अच्छी भाभी और बहू होने के साथ साथ एक जिम्मेदार पत्नी होने का फर्ज भी निभाया और समाज को एक नया संदेश दिया कि माँ और बहन किसी पर बोझ नहीं होती। उधर अशोक का ठीक से इलाज ना होने के कारण उसका पैर काटना पड़ गया। अब तो अशोक चलने फिरने से असमर्थ हो गया। तो काम कैसे करेगा और अगर काम नहीं करेगा तो अपने परिवार को कैसे संभालेगा। अशोक अब सोच सोच कर परेशान होता कि अब वो ऐसा क्या करे जो अपने परिवार को पाल सके। वहीं माया को अपने द्वारा किए गए एक एक दुर्व्यवहार, एक एक कड़वे शब्द याद आ रहे थे जो उसने अपने सास
और ननद के लिए बोले थे। वह दिन रात पछताती रहती कि काश वह उन दिनों अपने ननद और अपने सास के साथ अच्छा व्यवहार कर लेती। जब उसके पास पैसे थे, सुख सुविधा था, तब तो उसने अपने सास और ननद को बोझ समझा, और अब वह खुद ही बोझ के रूप में हो गई थी, क्योंकि वह इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी जो उसे कहीं अच्छी नौकरी भी मिल सके, और किसी के घर में नौकरानी वाली काम भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि इज्जत का सवाल था। कुल मिलाकर उसके जीवन में एक तरफ खाई तो दूसरे तरफ गड्ढा, ऐसी स्थिति आ गई थी। और एक समय तो ऐसा आया कि माया के घर में एक टाइम खाने का अनाज भी ना था, तो उसे मजबूरन रानी के सामने हाथ फैलाना पड़ा। वह रोती गिड़गिड़ाती रानी के पास गई और अपनी गरीबी स्थिति के बारे में बताया। रानी तो उसे 1 रुपए भी देना नहीं चाहती थी, लेकिन जिस शुभम को माया ने अनपढ़, गंवार और गरीब भिखारी कहकर उससे रानी की शादी करवा दी थी, उसी शुभम ने उदारता दिखाते हुए कहा, रानी, तुम तो कई लाखों भिखारियों की मदद करती रहती हो, तो ये लोग तो फिर भी अपने हैं, दे दो 2-4 लाख रुपए इन्हें भी। माया अपना सिर नीचे किए शर्म से पानी पानी हो रही थी। वहीं रानी अपने घर के अंदर गई और 500 की गड्डी से भरा एक बैग लाकर अपनी भाभी की मुंह में दे मारा और कहा, लो भाभी, इन्हीं पैसों के घमंड में आपने मुझे बोझ कहा था ना, चलो आज उस बोझ का कर्ज उतार रही हूँ। जाइए और भैया का इलाज करवा लीजिए, और आइंदा से कभी ये मत कहिएगा कि कोई भी बेटी और माँ किसी के ऊपर बोझ होती है। माया ने चुपचाप पैसों का बैग लिया और वहां से चली गई। उसे आज अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था कि काश उसने अपने ननद की पढ़ाई की कद्र की होती, काश देवी समान अपनी सास की सेवा की होती, तो उसे आज ये दिन ना देखने पड़ते। लेकिन अब पछताते हो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक अच्छी बेहतरीन वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।